अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जैसे भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है मुल्क में तो आपको हम तंग करते रहते हैं, और आपके थ्रू हम जरा आपके व्यूअर्स तक भी पहुंच के जरा अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे। मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि न्यूज में बैठे हैं इस वक्त, मैं थोड़ा सा साइड पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये जो खत है, कतरी खत था कि नया वाला खत आया है और इसने एक धूम मचा दी है और पूरे की पूरी हमारे पॉलिटिक्स और मईशत सब कुछ टॉपल हो गया और सब कुछ स्टैंड स्टिल जी। हो गया। ये कहाँ पहुंचेंगे, क्या सूरत हाल होगी? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मद्दू किया अपने प्रोग्राम में। इमरान खान साहब की एक चीज की तो दाद देना पड़ेगी, वो ये है कि नैरेटिव बिल्डिंग में उनसे बेहतर अब तक मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं आया। जिस तरह से वो ऑड्स को अपने अगेंस्ट इस्तेमाल, अपने फेवर में इस्तेमाल करके अपनी सिचुएशन स्मूथ कर लेते, देखिए ना, हमें इमरान खान वाजे तौर पे हारते हुए नजर आ रहे थे। शायद वो ऑपोजिशन का कोई एक हिस्सा बन के किसी कोने में पड़े रहते अगले 3-4 साल तक, लेकिन नहीं, उन्होंने गेम को, और गेम को नहीं, टीवी कैमरास को, लिखारियों को, कॉलम निगारों को, एंकर सहाफियों को, सबकी तरफ अपनी, सबको अपनी तरफ मोड़ लिया। किसकी वजह से? एक खत की वजह से। अच्छा, हमें नहीं पता, मैं और आप इस पोजीशन में नहीं है ये कमेंट कर सकें कि वो असल है या जाली है, वो मेडअप है या नहीं, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होगी अभी। बट फिलहाल हम अगर एक लम्हे के लिए ज्यूम करते हैं वो खत जो है वो सही है या नहीं है, लेट्स से नहीं है। लेकिन खान साहब देखें किस तरह से उन्होंने, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, अब रोज 9 बजे 10 बजे रात को एहतजाज हुआ करेगा, लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुआ करेंगे, लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है। अच्छा, मजे की बात सर यहाँ पे ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑपोजिशन बजाय इसके कि वो अपना नैरेटिव बेचती, आवाम को बताती कि देखें जनाब महंगाई हो गई, करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो उल्टा डिफेंसिव पोजीशन पे आए हुए हैं और अपनी गद्दारी को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं भाई हम गद्दार नहीं है। मतलब इमरान खान ने ऑपोजिशन को डिफेंसिव पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया है। आपको ऑपोजिशन में नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव था ही नहीं उनके पास। उनके पास स्ट्रेटजी है ही नहीं कि इमरान खान के इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अपना कौन सा काउंटर नैरेटिव देंगे। तो ये बात मैं इमरान खान साहब की अप्रिशिएट करूंगा। ऊपर से उनको प्लस पॉइंट ये मिल गया कि सदर ने चूंकि उनको मजीद 15 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जो अदालत का फैसला है उसको आने में भी 4 दिन लग गए, अभी कल हो सकता है अदालत का फैसला आ जाए। तो ये जो विंडो मिली ना इमरान खान साहब को, उसमें उन्होंने पीटीवी के जरिए, उसमें उन्होंने गवर्नर हाउस बैठ के, प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ के, जितनी स्टेट मशीनरी थी उसको उन्होंने साथ लिया, और उसके जरिए उन्होंने अपना जो नैरेटिव था वो आवाम तक पहुंचाया, और आवाम के एक बहुत बड़े हिस्से ने उसको सर बाय भी किया है। तो डेफिनेटली ये इमरान खान साहब के लिए उनका मोहब्बत, उनका प्यार है, जो वो समझते हैं कि जो उनका लीडर कह रहा है सही कह रहा है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा सर कि इस लेटर की या इस मरासले की, इसको अगर आप मेमो या मरासला कह लें, कि ऑथेंटिसिटी या कम से कम जो कुछ कहा गया है उसकी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी स्टेप बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ऑपोजिशन कल को ये क्लेम कर सकेगी कि जनाब हमें क्या पता था, किसी भी कागज के टुकड़े को लेटर कह के दिखा दिया और हम पे गद्दारी का आपने मुकदमा जो है वो गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, और फिर आर्टिकल 5 को इन्वोक करके आपने आर्टिकल 95 की नफी कर दी जिसके तहत अदम एतमाद की वोटिंग होना थी। अब ये सारी सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो इसकी या तो तहकीक या तो यूं करे, नेशनल कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी जो है हमारी, पाक फौज पे सबको एतमाद है, आपको एतमाद है, मुझे एतमाद है सर, हमारी ऑपोजिशन भी उतनी एतमाद करती है। तो जो हमारी पाक फौज और बाकी दोनों सर्विसेज चीफ बशमूल DGI उनका जो भी मौकफ था इस मेमो, इस मरासले को लेकर के, अगर वो पब्लिक हो जाए या कम से कम अदालत तक पहुंच जाए, तो पता ये चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी समझती है कि ये थ्रेट है, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी, तो अपोजिशन का मुंह बंद हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पहले हो चुकी है इसी लेटर के ऊपर, और कुछ उस पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी किया है सारा कुछ, तो उसमें वो भी कुछ मुख्तलिफ तरजीहात आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी उन्होंने सिर्फ ये कंडेम किया था कि जी ये एक डेमोक्रेटिक और इस किस्म की जो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, हमने सिर्फ उस पर कंडेम किया था, इस बात पे कंडेम नहीं किया था कि हमें कोई थ्रेट किया या कुछ किया उसमें। तो ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। फिर ये अदालत में भी वहां से भी स्टैंप होके आया हुआ है। तो ये एक इस किस्म का, क्योंकि अब आप देखते हैं कि अभी तीसरा दिन है तो अभी आपकी एजेंसीज भी खामोश है। वो छोटी छोटी सी बात इस बारे में तो कर रही है कि इतना हैंड्स ऑन वो यहाँ पे नहीं आ रही। आपकी अदालत भी अभी तक जो है वो सबके मौके सुनने पे लगी हुई है। लेकिन अगर आपका आर्टिकल 5 आता है या आर्टिकल 6 आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है, तो वो तो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म है, उसमें तो देर लगनी नहीं चाहिए। तो क्या अदालतें भी इस वक्त परेशान है कि ये ऐसी कंफ्यूजन है, ऐसा कोई
जिसको वो सर कहते हैं कि ऐसे गुंजल पड़े हैं अदालती हाँ तौर पे भी, सर बात ये समझ मामला नहीं आ। ये चूंकि जितनी मेरी लीगल एक्सपर्ट्स जो है पाकिस्तान में उनके साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई उन्होंने मुझे कहा कि मामला इंतहाई सादा है। हाँ, वक्त इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों ले रहा है उसकी वजह सर ये है क्योंकि ये मामला है तो पॉलिटिकल। अब जब पॉलिटिकल मामले में आप जब थोड़ी तेजी दिखा देते हैं तो जो एग्रीव जो एक पार्टी होती है जिसको जिसके हक में फैसला नहीं आया होता उनके सपोर्टर्स भी होते हैं। फिर होता क्या है कि वो फिर एक खास इदारे को गाली पड़ना शुरू हो जाती है बुरा भला और एक खास कैंपेन करना जैसे नवाज शरीफ साहब ने दरिया पर किस कदर कीचड़ उछाला था नाहल होने के बाद आपके सामने ही है सर। तो बाकायदा फिर वो पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन चलाती है उस चीज को अवॉइड किया जा रहा है। एक दूसरा सर ये है सबसे पहले तो अदालत ने सर ये डिटर्मिन करना है कि आया वो एक असेंबली की कार्रवाई को उसके ऊपर उसको उसका केस सुन भी सकती है कि नहीं। आज मेरी वकील से बात हो रही थी वो कहते नहीं रूलिंग दे सकता था डेप्यूटी स्पीकर या नहीं दे सकता था या आर्टिकल 5 इन्वोक होता या नहीं ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन का फैसला करेगी कि क्या डज इट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि वो ये केस टेकअप भी करे। जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर उससे अगला लम्हा होगा कि क्या आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीकर क्या ये पावर्स एक्सरसाइज भी कर सकता है क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है डेप्यूटी स्पीकर सिर्फ इजलास की सदारत करता होता है ना वो कोई मोशन एक्सेप्ट कर सकता है ना किसी मोशन को रिजेक्ट कर सकता है और ये मोशन अब रही नहीं थी ये अब रेजोल्यूशन। आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ इसमें तो एक और सिचुएशन निकल रही है। अभी तो जब हमने बात की थी वो उस खत पे बात की थी कि एक कतरी खत था और एक ये जो है ये अमरीकी खत है जो भी है उसमें इसका मतलब है कि खत का तो अभी जिक्र आ ही नहीं रहा कहीं पे। अभी तो बिल्कुल पहले ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट नंबर वन सुप्रीम कोर्ट ये सुन सकता है ये केस या नहीं सुन सकता जुरिस्डिक्शन में आता है। नंबर टू वो खत की बात फिर नहीं होगी ये होगी कि डिप्टी स्पीकर जो है ये रूलिंग दे सकता है और इस रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म इसको इसको नल एंड वाइड कर सकता है या कोई इसके अगेंस्ट कोई हुक्म दे सकता है या नहीं। अभी तो ये वो खत तो या वो जो बाकी सारा कुछ है वो तो फिर वो तो बहुत बात की बात है। बहुत जिस दूर तरह की से बात है। अभी आज की बात है जिस तरह से अभी आज एक प्रोग्राम में लजीम मलिक साहब थे समा के और वो कह रहे थे कि शायद वो डीजीआईएसआई को बुलाया जाएगा शायद और वो जो है इन कैमरा जो है वो उसको चीफ जस्टिस साहब के सामने इस खत के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप इस वक्त जो बात कर रहे हो वो तो ये बात तो कहीं आती नहीं है ये तो किसी खाते में नहीं आती है। इससे नहीं सर पहले बहुत सारा कुछ होने वाला है। मैं कह रहा सर ये मैंने लीगल एक्सपर्ट्स जो है उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ स्पीड ब्रेकर या कुछ हर्डल्स ऐसे हैं जो पार होंगे। खत बिल्कुल हाँ जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि अच्छा ठीक है लेकिन फर्स्ट करें मैं आपसे हम एक हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर अंडर एनी कंडीशन ये रूलिंग दे ही नहीं सकता था तो फिर तो मामला खत्म फिर तो खत डिस्कस हो गई नहीं ना फिर तो खत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खत क्या था मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी। अच्छा लेट्स से हम कहते हैं जनाब कि अगर ये फैसला आता है कि हाँ डेप्यूटी स्पीकर का इख्तियार था कि उसने वो ये रूलिंग दी। अच्छा फिर आएगा फिर इस पर्व्यू में आएगा कि इस रूलिंग के लिए जो ग्राउंड बनाया गया ग्राउंड क्या था आर्टिकल 5 फिर वो क्यों हुआ क्योंकि स्पीकर को ये लगा कि ये लोग गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। अच्छा किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इनको गद्दार करार दिया था ये भी तो एक सवाल है ना। क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर हुआ था। अच्छा आर्टिकल 6 कब कब लगता है क्या उस कैटेगरी में ये फॉल करते थे फिर मुकदमा दर्ज हुआ फिर दर्ज होने के बाद साबित हुआ कि ये गद्दार थे तब जाके स्पीकर के पास जवाब होगा कि वो आर्टिकल 5 इन्वोक करे। तो ये तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है न जाने कब खत्म होगा। तो सबसे पहले ये मुझे लगता है कि ये कोई इतना आसान नहीं है कि कल एक दिन में अदालत तभी अदालत टाइम ले रही है मैं समझता हूँ ठीक ले रही है। इतना इसको अगर होगा होता क्या सर ये एक फैसला आ जाता आज आप और मैं बैठ के तनकीद कर रहे होते कि देखें जनाब अभी तो ये मंजिल भी तय होनी थी अभी तो ये मंजिल भी तय होनी थी ये क्या कर दिया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने। तो उनको ये भी देखना है कि उनकी कलम से कोई और ये बड़ा तारीखी फैसला होगा सर। ये तारीख की किताबों में पढ़ाया जाएगा लिखा जाएगा ये कोई छोटी बात नहीं है जो कुछ हुआ उस दिन असेंबली में और सारी 28 जिंदगी रेफरेंस के तौर पे कोर्ट होगा अदालत का तो हर फैसला रेफरेंस बन जाता है ना आइंदा केसेस के लिए उसमें। इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो है वो सुकून में है। ऑपोजिशन भी लग रहा है कि उनके हाथ में भी इसके कोई बॉल नहीं है और है तो रूलिंग पार्टी में भी कोई नहीं सिर्फ खान साहब रह गए 15 दिन के लिए वजीर आजम बाकी तो उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं है। और जो ऑपोजिशन है वो कोशिश कर रही है किस तरह से जो मौजूद इदारे हैं बाकी जो बचे हैं जुडिशरी के अलावा उनको भी घसीट के इन्वॉल्व किया जाए कि जी आप भी इसके अंदर आए शायद उनको सपोर्ट चाहिए। बाय सरप्राइज
इवेंचुअली अपोजिशन को भी पता है कि उन्होंने इलेक्शन में ही जाना है, लेकिन खान साहब ने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला जिससे उनको एक एज मिल गया, वो ये कि खान साहब भी इलेक्शन में जा रहे हैं, मगर उनके पास एक नैरेटिव है कि देखो ये गद्दार थे, इन्होंने गद्दारी की। वो देखे ना, उन्होंने मूड बना लिया अभी से, वो उस मूड के साथ जाएंगे अपने लोगों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऑपोजिशन के पास क्या, ऑपोजिशन तो डिफेंसिव मूड में जाएगी, नहीं हम गद्दार नहीं थे। ऑपोजिशन ने जो नैरेटिव बिल्ड किया था उस पर तो उससे हट गए वो। अच्छा, अब ये चाहते ये है कि एक दफा असेंबलियां दोबारा बहाल हो, ये पंजाबी में कहते हैं ना कट्टाकटी निकलना, ये खत में कट्टाकटी निकले, हम पे से गद्दारी का धब्बा उतरे तो तब हम इलेक्शन में जाएं। क्योंकि अगर अभी इलेक्शन में जाते हैं तो अपोजिशन गद्दारी के धब्बे के साथ इलेक्शन में जाएगी, इमरान खान उस इल्जाम के साथ इलेक्शन में जाएंगे, वो ऑफेंसिव पे होगा, ये डिफेंसिव पे होंगे। ये इनके लिए ये क्या इलेक्शन हुआ? तो इलेक्शन मतलब अवाम के पास किस सवाल का जवाब देंगे फिर ये? गो के ये मैं नहीं मानता कि ये सच है या झूठ है, ये फैसला इदारे करेंगे, लेकिन इल्जाम तो लग गया सर, और बहुत बड़ा इल्जाम है। और मजा ये की बात है कि हालात कुछ ऐसे बने कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो पॉइंट कर रहा है कि अच्छा ये ऑपोजिशन कुछ तो ऐसा कर रहे थे। पैसों की बात भी हो गई कि उन्होंने पैसों से लोग खरीदे, जमीन खरीदे लोगों के। अमेरिका भी बीच में आ गया, साजिश भी होगी। अमेरिका की एक हिस्ट्री भी है, नई बात नहीं है। अमेरिका के लियाकत अली खान से लेके भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, फिर मुसद्दिक जो था ईरान का, फिर लीबिया का, सद्दाम हुसैन, उन्होंने रिजीम्स चेंज करवाई है, उनकी हिस्ट्री है। और रशिया ने इंडोर्स भी कर दिया, रशिया ने इंडोर्स कर दिया, एग्जैक्टली। अब ये सब कुछ लेके अगर ऑपोजिशन 15 दिन के बाद इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन कैंपेन्स में, तो इस धब्बे को वो कहां कहां धोते फिरेंगे कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री कहां कहां साफ करते फिरेंगे? उनके लिए इस वक्त जिंदगी मौत का मसला यह है कि पहले ये असेंबलियां रीइंस्टेट हों, हम साबित करें कि ये खत झूठा था, ताकि हम पे से ये धब्बा उतरे, फिर हम इलेक्शन में लोगों के पास जाए। अपना नैरेटिव तो उनके पास है नहीं। तो ये तो नहीं होता ना सारा अभी अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम उसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कल ये फैसला ले सकेगी। अभी तो जो एक्यूज हैं और बाकी सब उनकी वो पूरे नहीं हुए, अभी तो हर किसी ने आना है, अभी तो डिफेंस वालों ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अभी तो गवर्नमेंट ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अभी तो उनकी बारी नहीं आई। ये कल कह दी कि हमें तसल्ली दिला रहे हैं कि हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि एक और भी उन्होंने आज बात कर दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कह दिया कि इसको हमें जल्दी केस का फाइनल करना है, क्योंकि उसके बाद हमने री इलेक्शन में जाना। तो री इलेक्शन को मतलब एक किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई हमने जाना उसी पे है, ये जो होगा क्या कहेंगे उसको, जो बुरी हुकूमत बननी है और सारा कुछ होना है, उन्होंने पहले ही उसको बता दिया कि हमने फैसला करके उसी जगह पे जाना है। एग्जैक्टली, तो इवेंचुअली लैंड हम इलेक्शंस में ही होंगे, लेकिन अगेन ये बात है ना सर, कौन किस सामान के साथ लैंड हो रहा है। अब इमरान खान एक एज के साथ लैंड हो रहे हैं, के खिलाफ साजिश हुई। अगेन ये मुझे समझ नहीं आती अपोजिशन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी क्यों, जब साल डेढ़ में इलेक्शन हो रहे थे। सो ये इनका एक नैरेटिव चल रहा था, लेकिन इस वक्त कौम को भूल गया कि महंगाई है। कौम का एक हिस्सा जो है, मुझे नहीं पता बड़ा हिस्सा, वो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया जाके, यार देखो इसको साजिश के तहत निकाल रहे हैं। तो एक शख्स अपने भार से गिर रहा था, आप उसे गिरने देते? आपको साल डेढ़ पहले ये पंगा लेने की जरूरत ही क्या थी? नोइंग द फैक्ट कि यार वो कह रहा है कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूं, वो खेलेगा, उसने खेला आखिरी बॉल तक, उसने अपनी हर चाल को चला है। तो आपको ये जरूरत ही क्या थी? ऑपोजिशन को यहाँ पे एक सेटबैक हुआ है बहुत बड़ा। गो के वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने काम किया वो खिलाफ आइन काम है। मैं जितनी स्टडी कर चुका हूं, जितना हमें आपसे सीख के तजर्बा हासिल हुआ कि आइन में वाकई इस तरह की गुंजाइश नहीं होती। देखिए बड़ा गलत प्रेसिडेंट है इरफान साहब। आर्टिकल 5 में आप पे भी इन्वोक कर सकता हूँ, मुझ पे भी इन्वोक कर सकते हैं इस तरह से। आर्टिकल 5 कहता क्या है कि मैं अपने मुल्क को कौम से लॉयल रहूंगा और मैं कभी उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मैं आपके किसी भी एक्ट को गद्दारी कह दूं विदाउट, मतलब मैं कह दूं जी मेरे पास ये जो इस वक्त एक कागज है, ये मेरे पास डायरी है जनाब, इसमें इरफान अख्तर साहब के खिलाफ जो है ना वो हर किस्म का चट्टा कट्टा लिखा हुआ है। अब मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अब मैं कह दूं आप गद्दार हैं और आपके खिलाफ आर्टिकल 5 रिमूव हो जाए, और स्पीकर जो है, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर है, स्पीकर आपको घुसने ना दे अंदर, तो फिर ये तो गलत है ना सर। और उसके बाद मैं साबित करूं कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं साबित करता फिरूं कि मैं गद्दार नहीं हूं। आप गद्दार नहीं, कह के निकल गए, आप कह के निकल गए। हालांकि बारे सबूत उसको चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसपे इल्जाम लग जाता है ना, वो सारी जिंदगी वही धोता रहता है अपने अपना अपना वो दाव के भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इल्जाम लगाने वाला चैन की नींद सो रहा होता। हो कल आप क्या फोर्स कर रहे हैं कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा या आएगा? सर मामला जो है वो सब जुडिस है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं। ऑनरेबल जजेस का एहतराम है। हाँ, एक बड़ी अजीब से तो नहीं कह सकते, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था। ऑनरेबल जजेस ने ये भी कहा कि जो पंजाब असेंबली में 11 बजे जो है वहां पे
समाअत होनी है तो उसका भी हमें अपडेट किया जाए, बताया जाए। ये आज कहा था ऑनरेबल जजेस ने ना। तो उसके बाद आप देखेंगे जो उसकी है वोटिंग का दिन जो है वो 16 तक, अगला इजलास 16 तक मुलतवी कर दिया गया। ये बड़ा हैरान कौन था, 16 तक मुंतकिल करे कि जी अभी कोई तोड़ फोड़ हुई है तो उसकी रेनोवेशन करनी, ये करना है, वो करना है। तो ये बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड अबाउट के पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है। उन्होंने अपडेट मांगी थी उसकी कि अगले दिन हमें जो इजलास हो गया, आज कल फिर इजलास होना था, सॉरी आज, अब तो रात 12 बज के जब हम बात कर रहे हैं, आज इजलास होना था, तो उसकी उन्होंने अपडेट मांगी कि हमें आज अपडेट देना। तो अपडेट क्या देनी थी, उन्होंने इजलास ही मुलतवी कर दिया 16 तक। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मरला था मेरे लिए। मेरा ख्याल है ये बातें तुम्हारी खत्म होनी नहीं है। अगर कल परसों किसी आपके पास टाइम मिलकर दोबारा बैठते हैं, क्योंकि जो रोज के रोज जो है वो डे टू डे सिचुएशन है, वो इंशाल्लाह आपको हम तंग करते रहेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।